जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज की क्लास शुरुआत करते हैं। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मादा पुष्प के बारे में। जैसे कि इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, नर पुष्प के बारे में पढ़ चुके हैं। नर पुष्प में क्या क्या पढ़े हैं, नर पुष्प की संरचना पढ़ लिए हैं, परागकण के बारे में पढ़ लिए हैं, लघु बीजाणु के बारे में पढ़ लिए हैं, लघु बीजाणु जनन के बारे में पढ़ लिए हैं, उसके तमाम स्तरों की चर्चा कर लिए हैं। तो इतनी सारी बातें हमने कर लिया था। इसके अलावा परागकण में परागकणों की संरचना के बारे में पढ़ा, परागकणों के लाभ हानि और परागकणों की जो जीवन क्षमता है उसके बारे में पढ़ा। तो ये सब पढ़ लिया है हमने। लेकिन अब इसके बाद हम अगली जो कड़ी में लेके आए हैं, जैसा कि आपको मेरे पीछे दिख पा रहा होगा, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मादा पुष्प की संरचना के बारे में। अब जिस तरह से पुरुषों में या मनुष्यों की बात करते हैं तो उसमें मेल और फीमेल होते हैं, उनकी अपनी संरचना होती है बॉडी की। ठीक उसी तरह से जो मादा पुष्प होते हैं पौधों में, उनका भी अपना एक दायित्व होता है, एक जिम्मेदारी होती है। और उनका मेनली जो उनका उद्देश्य होता है, उनका जो मुख्य उद्देश्य होगा, वो क्या करते हैं कि एक नए फल और बीज का निर्माण करके एक नए पौधों को जन्म देना। जैसा कि आपको स्लाइड में दिख ही रहा होगा कि तमाम प्रकार की जो संरचनाएं आपको दिख पा रही हैं, और बारी बारी से हम इनके बारे में समझते जाते हैं और पढ़ते जाते हैं। तो आप लोग तैयार हैं। और क्लास की शुरुआत करने से पहले है कि जैसे ही किसी महिला या स्त्री या मादा या फीमेल की बात आती है तो उसमें एक नारीत्व का जो लक्षण होता है वो झलकता है, और बहुत बड़ा योगदान होता है एक मातृत्व शक्ति का इस धरती के निर्माण के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। और आज की क्लास में हम आपको बारी बारी स्टेप बाय स्टेप आपको समझाते हैं कि जो मादा पुष्प होता है उसकी संरचना क्या है। तो सबसे पहला हम चर्चा करेंगे जो मादा पुष्प होता है ना, तो उसमें कई तरह की संरचना होती है। तो इसलिए पौधों के केस में जो मादा पुष्प होता है उसको हम गाइनोस्टियम कहते हैं, हिंदी में उसे जायांग कहते हैं। और जायांग में तमाम प्रकार की संरचनाएं होंगी, जिसमें से स्त्री केसर होगा, वर्तिका होगा, वर्तिकाग्र होगा, अंडाशय होगा, बीजांड होगा। इन सब के बारे में चर्चा करते हुए हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और चीजों को समझते चलेंगे। अगर पिछला लेक्चर ना देखा हो तो आप चैनल पे जाकर वहां देख सकते हैं। सर्च करेंगे बायोलॉजी एक्सप्रेस सुपर एकेडमी के नाम सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। आपको फेसबुक पे भी मिल जाएगा, जिसमें प्रिय कुमार संजय के नाम से लिखा रहता है। इसके अलावा इंस्टा पे भी मिल जाएगा। तो जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं वहां पर आपको ये सब सुविधाएं मिल जाएंगी। ठीक है। वैसे बहुत सारे टीचर हैं, यूट्यूब पे हैं, उनके अपने चैनल है, लेकिन आप सिर्फ एक बार हमें मौका दीजिए और आपको जरूर आपको समझने में और समझाने में मैं कोशिश करूंगा कि आप बेटर से बेटर करें। तो आइए शुरुआत करते हैं बारी बारी से। पहला चीज हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में, जायांग के बारे में। जायांग को हमने बताया कि उसको हम कहते हैं गाइनोसियम। यह किसी भी मादा पुष्प का जो है सबसे प्राथमिक चक्र होता है, जिसके इकाई को हम स्त्री केसर या पिस्टिल कहते हैं। और स्त्री केसर के अपने अलग अलग भाग होते हैं। अब मादा पुष्प है तो इस कारण से उसको स्त्री केसर ही कहा जाता है ना। तो अब यहाँ पर हम बारी बारी से समझ लेते हैं कि यहाँ पर जो जायांग है, जायांग की जो इकाई है ना, उसकी इकाई को हम बोलते हैं स्त्री केसर कहते हैं। और स्त्री केसर के निम्न भाग होते हैं और उनके बारे में हम लोग बारी बारी से चर्चा कर लेते हैं। ठीक है। इसके अलावा मादा पुष्प के संरचना की अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारे पुष्प ऐसे होते हैं जो कह सकते हैं कि या तो उसमें सिंगल होगा या तो डबल होगा। ठीक है। मतलब उसमें जो संरचना होगी वह तो सिंगल होगा या तो डबल होगा। एक तो मोनोकार्पेलरी हो गया और इसके अलावा क्या हो गया, मल्टी कार्पेलरी हो गया। तो कहने का मतलब है कि एक जो है कि
जैसे मादा पुष्प है ना, तो उसमें कई सारी संरचनाएं आपको दिखाई देती हैं। तो आइए उसके बारे में बारी बारी से चर्चा करते हुए हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और नजरें जमाए रहिए और देखते रहिए। तो यहाँ पर जो पहला है वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र पर यहाँ पर मैंने लिख रखा है कि वर्तिकाग्र मादा पुष्प का वह भाग होता है जहां पर क्या होता है कि परागकणों का अवतरण होता है। इस पर ही क्या होते हैं कि जो परागकण होते हैं वो किसी एजेंट के माध्यम से, किसी कारक के माध्यम से क्या होते हैं कि परागकण पहुंचते हैं। और वो कारक जो है बायोटिक भी हो सकता है, अबायोटिक भी हो सकता है, मतलब कि वो जैविक कारक भी हो सकता है और अजैविक कारक भी हो सकता है। दोनों तरह के कारक हो सकते हैं और किसी न किसी तरह से वो क्या करते हैं कि परागकणों को वर्तिकाग्र तक पहुंचा देते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है, देखो परागकण किस तरह से उड़ते हुए दूसरी जगह पर जा रहे हैं। हवा के माध्यम से जा सकते हैं ना, पक्षी के माध्यम से जा सकते हैं। तो नेचर ने देखो किस तरह से डिजाइन किया है कि पौधे तो अपनी जगह पर स्थिर रहते हैं, परंतु उनके युग्मकों को, उनके परागकणों को मादा तक पहुंचाने के लिए तमाम प्रकार के एजेंट हैं। और परागकणों की, पुष्पों की जैसी संरचना है, ठीक उसी प्रकार से उसके क्या है, एजेंट हैं। और इस टॉपिक को हम जब पढ़ेंगे, पॉलिनेशन, परागण पढ़ेंगे, तो उसमें हम आपको समझाएंगे। अब इसके बारे में लोग चर्चा कर लेते हैं। यहाँ देखते हैं कि जो वर्तिकाग्र है, इसमें लिखा है कि यह मादा पुष्प का वह भाग होता है जो मादा पुष्प का वह भाग होता है जो क्या करता है, जिस पर किसी कारक के द्वारा जो परागकण आता है उसका क्या होगा, अवतरण होता है। मतलब कि जो वर्तिकाग्र आपको यहाँ पे गुड़हल के फूल पे यहाँ पे दिख पा रहा है, या फिर इस पुष्प की संरचना में जो ऊपर वाली संरचना, जो टिप वाली संरचना आपको दिख पा रही है, उसी को हम वर्तिकाग्र कहते हैं। और वर्तिकाग्र क्या है ना बेटा, कि उसमें कुछ श्लेष्मी पदार्थ होते हैं, कुछ चिकने पदार्थ होते हैं, जिसके कारण से क्या होता है कि जो परागकण होते हैं वो उससे आकर चिपक जाते हैं, उसको एक्सेप्ट कर लेता है, ग्रहण कर लेता है, ताकि परागकण आसानी से आ सके। अब पता नहीं किसके द्वारा आ रहा है, हवा के द्वारा आ रहा है, वायु के द्वारा आ रहा है, कि जल के द्वारा आ रहा है, पक्षी के द्वारा आ रहा है, किसके द्वारा आ रहा है, कौन सा एजेंट लेकर आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से इसमें रोम समान संरचना होती है और इसके ऊपर श्लेष्मी लेयर होता है, जैसा कि आपको यहाँ दिख पा रहा है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी तो नहीं बोल रहा हूँ ना, चीजें क्लियर है, समझ में आ रही है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगर कोई भी दिक्कत हो, चीजें नहीं समझ में आती है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ये सब बिल्कुल मैं नहीं कहूंगा, सिर्फ आप पढ़ो बस, इससे और कोई कुछ बातें नहीं। तो यहाँ पर वर्तिका की बात कर लेते हैं। वर्तिकाग्र मेनली उसका सहायक होता है कि जो परागकण आ रहा है उसको एक्सेप्ट करना है, उसको ग्रहण करना है। इतनी चीजें समझ में आ रहा है। पुष्प का जो सबसे टिप वाला भाग होता है, जो बाहर निकली हुई संरचना होती है ना, जैसे गुड़हल में देखो, देख रहे हो ना कि जैसे कि ये येलो कलर का जो ये टिप टिप वाली संरचना ये निकला हुआ है, इसी संरचना को हम क्या बोलते हैं, इसी संरचना को हम वर्तिकाग्र कहते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा हट जा रहा हूँ, फिर आप समझ लीजिए कि इसको लिख लीजिए, बढ़िया इसको उतार लीजिए, फिर इसके बाद लिखने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चीजें क्लियर हैं, समझ में आ रही है, अच्छे से इसको नोट कर लेना, अच्छे से पढ़ लेना। ये है वर्तिकाग्र। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। और दूसरा जो सेक्शन है वहां पर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में, वर्तिका के बारे में। वर्तिका क्या है ना, कि यह क्या करती है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि वर्तिका क्या करती है कि यह वर्तिकाग्र को और अंडाशय को आपस में जोड़ने का कार्य करती है। ये जो संरचना आपको दिख रही है, ये वर्तिकाग्र, नीचे अंडाशय है, तो इसको ये क्या कर रहा है, अटैच कर रहा है, इसको जोड़ने का काम कर रहा है। बात समझ में आ रही कि वर्तिका जो, जिसको हम स्टाइल कहते हैं, तो स्टाइल क्या करता है कि वर्तिकाग्र और अंडाशय को जोड़ने का काम करता है। और जो परागकण इसके ऊपर आएगा, मान लो उसने एक्सेप्ट कर लिया, वर्तिकाग्र ने तो एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन उस परागकणों को अंडाशय तक पहुंचाना वर्तिका का काम होता है। अब सोचो कि अगर बच्चे की, जैसे कभी कभी दिमाग में क्वेश्चन आ जाता है ना कि अगर हम वर्तिका को काट दें, स्टाइल को काट दें, तो क्या इफेक्ट पड़ जाएगा, क्या निषेचन संभव है या नहीं। तो अब जो वहां पर अगर स्टाइल को काट दिया जाता है, तो हाँ, उस पर निषेचन का प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि बेटा जो उसमें केमिकल कंपोजिशन होते हैं ना वर्तिका में,
वो क्या करते हैं कि उसको और स्टेबिलिटी देते हैं, उसको और मजबूती देते हैं ताकि वो निषेचन कर सके। अब स्टाइल नहीं होता, मान लो परागकण आ गया, परागकण आने के बाद वर्तिका पर तो आया तो, परंतु अब स्टाइल नहीं है तो वो अंडाशय तक कैसे पहुंचेगा। यह तो हो सकता है कि आर्टिफिशियल जो है कि तरीके से पहुंचाया जाए, तो ऐसा हो सकता है। ठीक है, और ऐसा करने पर इसका खासकर जो है ऐसा कहाँ पर किया जाता है, खासकर जो बायोटेक्नोलॉजी वगैरह होता है। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमने बता दिया कि वर्तिका जो होती है ये वर्तिकाग्र और अंडाशय से जोड़ने का काम करती है। मैं कई बार रिपीट कर चुका हूं इसके बारे में, इतनी बातें समझ में आ रही है। और इसके बाद देखो मैंने कई बार कहा ना कि प्राकृतिक में बहुत सारी चीजें हैं जो नेचर ने जिस चीज को सेट कर दिया है, जिस चीज को बना दिया है, उसमें कोई भी मिस परफेक्शन नहीं मिलता है कि नहीं। तो चीजें आसान है, तो चीजें आसान कब होंगी, जब हम उन चीजों पर मेहनत करेंगे, जब लगातार उस पर काम करने लगते हैं ना, तो ये होता है कि वो चीजें धीरे धीरे हमको आसान इजी लगने लगती हैं, सिंपल हो जाती है। शुरू में कठिनाई होती है, दिक्कत होती है, परेशानी होती है, तमाम चीजों को झेलना पड़ता है, फिर ये मन करता है कि ना करें, लेकिन ना करना कोई सोल्यूशन नहीं है। करेंगे तो दो ही चीज मिलेगा, या तो जीत जाएंगे या तो सीख जाएंगे, यही चीज हो सकता है ना। अब पुष्पों का अपना एक संरचना है, और उस मादा पुष्प में जो हम पढ़ा रहे हैं आपको, उसमें हम चर्चा कर चुके हैं जायांग के बारे में, वर्तिका के बारे में, वर्तिका के बारे में। मादा पुष्प को ही हम जायांग कहते हैं, गाइनोसियम कहते हैं। वर्तिका पर क्या होता है कि परागकण लैंड करता है, और उसके अलावा जो वर्तिका होती है, वर्तिका पर जो परागकण आया है उसको अंडाशय तक पहुंचाने का काम करता है। तो वर्तिकार और अंडाशय के बीच की जो संरचना है वर्तिका है। अब हम चर्चा कर लेते हैं, जो उभरा हुआ संरचना आपको दिखाई दे रहा है, इसी संरचना को हम अंडाशय कहते हैं, ओवरी कहते हैं, है ना। और जो अंडाशय है यही बाद में क्या होता है कि फल के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जैसा कि यहां देख पा रहे हैं। तो ये अंडाशय जो है ये क्या होता है कि फल में के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जो अंडाशय व्यक्ति है वो क्या बन जाता है, जो फल का जो छिलका बनता है ना वो बन जाता है। विज्ञान तो ये कहता है कि जितने भी सब्जियां हैं या जितने फल हैं उनके छिलकों में भारी मात्रा में विटामिन, मिनरल्स, जो पोषक तत्व होते हैं वो भरपूर होते हैं। लेकिन इंसान क्या करता है ना कि उसको छील कर, उसको काट कर बाहर निकाल देता है, क्योंकि उसको बिल्कुल फ्रेश खाना है। छिलका कौन खाता है। हालांकि ठीक है, अपना अपना सोच है, अपना अपना विचार है, और अपने अपने तरीके से लोग खाते हैं, अपने अपने तरीके से लोग पीते हैं। बट साइंस अपना काम करता है, अपना बताता है। तो यहाँ पर अंडाशय का जो उभरा हुआ जो ये जो है फूला हुआ जो भाग होता है, इसी को हम अंडाशय कहते हैं। और अंडाशय बाद में जो है निषेचन के बाद जो है कि ये फल में परिवर्तित हो जाता है, फल का निर्माण हो जाता है। अगर हम फलों की बात करते हैं तो फल क्या करते हैं कि एक तरह से बीज को जो है पोषण देने का कार्य करते हैं, और तब तक पोषण देते हैं जब तक कि बीज जो है वो पूरी तरह से मैच्योर ना हो जाए, पूरी तरह से परिपक्व ना हो जाए। समझ पा रहे हैं। जैसे ही बीज पूरी तरह से परिपक्व हो जाएगा, पूरी तरह से मैच्योर हो जाएगा, तो क्या होगा बच्चे कि वो फल पक जाएगा। और जानते हो कि फल जो पकता है वो एथिलीन हार्मोन्स की वजह से पकता है। एक तरह से इंडिकेशन है, एक तरह का संकेत है कि फल जो है वो जो उसके अंदर, फल के अंदर जो बीज है वो पूरी तरह से तैयार हो चुका है। ठीक है। और दूसरी बात है कि लोग जैसे बाजार में या मार्केट में फल खरीद के लाते हैं, और कार्बेट जैसी दवाइयों को लगाकर जो है फल को पका लिया जाता है केमिकल तरीके से। लेकिन जो नेचुरल तरीके से जो फल पकता है उसकी बात ही अलग है बच्चे। नेचुरल नेचुरल है, प्राकृतिक प्राकृतिक है, उसमें वो आनंद आता है। तो कई लोग क्या करते हैं कि फल खाते हैं और सारे फलों के बीजों को क्या करते हैं कि एक ही जगह पर इकट्ठा रख देते हैं, कोई जानवर आके खा जाता है। लेकिन मेरा ये मानना है, मेरा ये कहना है कि जो भी फलों का सेवन आप करते हैं उन फलों के बीजों को आप जगह जगह पर फेंक दें। अगर आप 10 बीज फेंक देते हो, उसमें से अगर एक भी पौधा तैयार हो जाता है तो आपका
उद्देश्य पूर्ण हुआ, आपका जो है कि जो टारगेट है वो कंप्लीट हुआ, कम से कम एक पौधा तो तैयार होगा। बाकी प्राकृतिक से लड़ना, संघर्ष करना वो उसका काम है, नेचर उसको तैयार करेगी। क्या नेचर में बहुत सारे पौधे नहीं तैयार होते हैं? आप पौधे जंगल में तो नहीं लगाने चले जाते हो, लेकिन वहां पर पौधे हो जाते हैं। अब पौधे लगाने इंसान जो है जंगलों में तो नहीं जाता है, लेकिन पौधों को काटने जरूर जाता है, काट काट के अपना घर माल बना लेता है। प्राकृतिक तो भर देती है, लेकिन इंसान वही क्या करता है, काट कर देता है। तो सरकारें भी हैं या गवर्नमेंट भी है, वो क्लाइमेट पर कोई बात नहीं करता है, जलवायु पे कोई बात नहीं करता है कि ये पहले मौसम क्यों आ जा रहा है, ये अचानक ये बदलाव क्यों आ जा रहा है। बस लोगों को है कि बस मुझे चांद पे पहुंचना है, मार्स पे पहुंचना है, यहाँ जाना है, इतनी तरक्की कर लेना है, इतना डॉलर बना लेना है। ये सब करने से कुछ नहीं होगा। जिस दिन जलवायु परिवर्तन होगा ना, जलवायु क्लाइमेटिक जो चेंजेस होंगे ना, तो उसमें देखो तहस नहस हो जाएगा, आदमी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। तो इसलिए समय रहते हमें हमारी सरकारों से ये विनम्र आग्रह है कि वो ज्यादा से ज्यादा क्लाइमेट पे काम करे, पर्यावरण पे काम करे, पौधों को लगवाए। अब ये जरूरी नहीं कि ये सरकार की ही जिम्मेदारी है, लेकिन एक मुहिम तो चल सकती है जिसमें पौधे लग सकते हैं। हालांकि हम चर्चा कर रहे हैं अंडाशय के बारे में, तो अंडाशय जो होता है वो बाद में किस में बदल जाता है, फल में बदल जाता है, और उस फल के अंदर होता है बीज, और उस बीज के द्वारा क्या होता है कि एक पौधा विकसित होता है। आइए हम लोग आगे चर्चा करते हैं अंडाशय के बारे में, आप लिख सकते हैं, उसके बाद हम लोग चर्चा कर लेते हैं बीजांड के बारे में। तो जो बीजांड होता है वो क्या करता है कि मादा पुष्प का जो है युग्मकोभित्ति होता है, गैमेटोफाइट होता है, जिससे परागकण जाकर क्या करता है, निषेचन करता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो बीजांड के बारे में हमने आपको बता दिया, बीजांड को हम ओव्यूल कहते हैं, और ये निषेचन के बाद जो है ना किसमें परिवर्तित हो जाता है, बीज के रूप में परिवर्तित हो जाता है। और बीज के अंदर रहता है भ्रूण, भ्रूण के अंदर दो संरचनाएं होती हैं, एक होता है प्रांकुर, एक होता है मूलांकुर। प्रांकुर के द्वारा क्या होता है कि पौधे का जो ऊपरी सिस्टम है, जैसे पत्ती है, तना है, ये तमाम चीजें हैं, ये तैयार होती हैं प्रांकुर, जिसको हम जो है प्लम्यूल्स के नाम से जानते हैं, प्रांकुर को। और रेडिकल के द्वारा क्या होता है कि जो रूट सिस्टम होता है, जो जड़ें होती हैं, वो तैयार होती हैं। तो ये तो रहा इंट्रोडक्शन, एक तरह से परिचय था। आज हमने चर्चा कर लिया है किसके बारे में, जायांग के बारे में बताया कि यह जो है ना मादा पुष्प को जायांग कहते हैं और इसकी इकाई को स्त्री केसर कहते हैं। इसके अलावा वर्तिका की बात कर लिए हैं, तो वर्तिकाग्र जो होता है उस पर क्या होता है, परागकण अवतरण लेता है और वहीं पर जो है परागण क्रिया संपन्न होती है। इसके अलावा जो है वर्तिका की बात कर लिए हैं, तो यह वर्तिकाग्र और अंडाशय को जोड़ने का काम करती है। इसके अलावा अंडाशय की बात कर लें तो अंडाशय जो है उभरा हुआ भाग होता है, जो बाद में क्या होता है, फल के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसके अलावा बीज की बात कर लिए हैं, बीजांड की बात कर लिए तो बीजांड जो है कि एक तरह का मादा युग्मक है, मतलब मेल गैमेटोफाइट, मादा युग्मक है, एक तरह का फीमेल गैमेटोफाइट है, फीमेल गैमेटोफाइट है, जो बाद में क्या होता है, निषेचन के बाद बीज के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इन सब सारी चीजों पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं, लेकिन अगले जो क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बीजांड की संरचना के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें बहुत सारा हम लोग सीखेंगे कि निभाग क्या होता है, बीजांड द्वार क्या होता है। इसके अलावा हम लोग जो है अध्यावरण के बारे में जानेंगे, इंटीगुमेंट, माइक्रोपाइल, एंटीपोडल, और उसके अलावा जो है हम लोग चैलेजा, ये अलग अलग जो स्ट्रक्चर होता है वो हम लोग अगले नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें बारी बारी से समझेंगे। और लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, निराश मत होइए, और कहते हैं ना कि जो प्रदर्शन कर रहा है सफलता के बाद उसे करने दीजिए, सबका समय आता है। और ऐसा मत समझो कि किसी का हो गया तो मेरा नहीं होगा, ये बिल्कुल नहीं सोचना है, निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना है, क्योंकि लास्ट में मैं कहूंगा कि एक जो है पौधा है और पौधे पर 2 फल लगे थे, और 2 फल लगे थे, और 2 फलों में एक फल क्या हुआ, जल्दी पक गया, तो बड़ा खुश हो गया कि भाई मैं तो पक गया, मैं तो मुक्त हो गया। लेकिन दूसरा फल थोड़ा सा उदास हुआ, लेकिन उसे थोड़ी सी मजबूती मिली और उसने कहा ठीक है, आज तेरा वक्त है तो कल मेरा वक्त है।
इसीलिए वक्त वक्त की बात है। ठीक, वक्त का इंतजार करिए, लगातार मेहनत करिए, लगे रहिए, बस जिस क्षेत्र में लगे हैं वो काम करिए, तो समय सबका आएगा, बस थोड़ा सा देर सवेर यही होगा। बाकी जो होना होगा होगा, है कि नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।